डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। कौन करेगा? वो डीएनए पॉलीमरेज इस 5' एंड पर आकर जुड़ेगा। कहां आकर जुड़ा? एंड में या बीच में? तो एक्सो या एंडो? और यहां से इस जी को हटा देगा। जोड़ा या हटाया? तो पॉलीमरेज या न्यूक्लियस? हटा रहा है या जोड़ रहा है? तो पॉलीमरेज या न्यूक्लियस? मजा नहीं है, बोर्ड पर आ जाओ, छोड़ दो। ये जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है, कौन होता है? इसका नाम क्या है? लेकिन इस एंजाइम के अंदर है ना, दो एक्टिव साइट्स होती है। वन इज द पॉलीमरेज। चलो बच्चों, अगला स्टेप लिखेंगे, रिमूवल ऑफ प्राइमर। हाँ, छठा स्टेप। सिक्स्थ स्टेप इज द रिमूवल ऑफ प्राइमर रिमूवल ऑफ प्राइमर। करें स्टार्ट? लिखेंगे, प्राइमर इज रिमूव्ड बाय द डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। प्राइमर इज रिमूव्ड बाय द डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। हाँ बच्चों, प्राइमर को हटाना जरूरी है या नहीं है? प्राइमर क्या है? डीएनए है या आरएनए है? इसमें राइबोज है, डीऑक्सी राइबोज है, थाइमिन है या यूरासिल है? क्या प्राइमर को बनाना जरूरी था? तो क्या प्राइमर को हटाना भी जरूरी है? क्या प्राइमर का काम रेप्लिकेशन को स्टार्ट करना था? क्या रेप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका है? क्या अब प्राइमर का कोई काम है? तो अब प्राइमर को रखेंगे या प्राइमर को हटाएंगे? तो प्राइमर को हटाने का काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। कौन करेगा? ब्रैकेट में लिखना है 5' to 3' एक्सो न्यूक्लियेज एक्टिविटी। ब्रैकेट में 5' to 3' एक्सो न्यूक्लियेज एक्टिविटी। 5' to 3' एक्सो न्यूक्लियेज एक्टिविटी। ओके, अब बच्चों बोर्ड पर, ये हमारा डीएनए टेम्पलेट था। डीएनए टेम्पलेट पर ये बना प्राइमर। हाँ बच्चों, कौन बना? प्राइमर बनने के बाद क्या इस प्राइमर को एक्सटेंड कर दिया गया? एक्सटेंड करके क्या डीएनए का स्टैंड बना लिया? क्या है ये हमारे पास? क्या प्राइमर बनने के बाद डीएनए पॉलीमरेज ने अपना काम शुरू कर दिया है? अब प्राइमर का कोई काम है या नहीं है? अब मैं प्राइमर को रखूं या हटा दूं? अगर मैं प्राइमर को हटा देता हूं तो क्या मेरे पास एक गैप बन जाएगा? क्या मेरे को गैप को भरना पड़ेगा? तो 7वां स्टेप लिखेंगे, फिलिंग गैप। बाद में लास्ट में बनेंगे एक साथ। फिलिंग गैप। क्या मेरे को गैप को भरना पड़ेगा? गैप को भरने का काम भी कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। बोर्ड पर देखेंगे, ये तो मेरा डीएनए स्टैंड जो पहले बना था वो है, और मैंने क्या किया? अब इस गैप को भर दिया। क्या मैंने प्राइमर को हटा दिया? क्या हटाने से गैप बन गया? क्या मैंने गैप को भर दिया? गैप को भी कौन भरेगा? कौन भरेगा? प्राइमर को कौन हटाएगा? गैप को भी कौन भरेगा? ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट दोनों काम एक साथ करता है। ये काम तो लिखेंगे, गैप इज फिल्ड बाय द डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। गैप इज फिल्ड बाय द डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। गैप इज फिल्ड बाय द डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ब्रैकेट में 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी। 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी।
ओके। और लास्ट में अब हमें इन दोनों एंड को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो 8वां स्टेप लिखेंगे, सीलिंग एंड। सीलिंग एंड, सीलिंग एंड, इसी को ओब्लिक करके लिखेंगे, जॉइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जॉइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जॉइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या वो ले गया मैं? हाँ, है ना, आईआईटी के ले लिए मैंने। डन। लिखेंगे, एंड आर joined by the ligase enzyme, and are joined by the ligase enzyme, activity of which is ATP dependent, activity of which is ATP dependent, and are joined by the ligase enzyme, activity of which is ATP dependent। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम इन तीनों प्रोसेस का मॉलिक्यूलर लेवल स्टडी कर रहे हैं। हमें क्या करना है? प्राइमर को हटाना है, गैप को, एंड को। तो इसको समझने के लिए हम इतने से पार्ट का मॉलिक्यूलर इवेंट लेकर आ रहे हैं। इज इट क्लियर? मेरा ये जो ब्लू कलर में दिखाया ना मैंने, ये टेम्पलेट है। क्या है ये? टेम्पलेट पर ये बना हमारे पास प्राइमर। कौन बना? प्राइमर आरएनए है या डीएनए है? तो जी के साथ कौन आएगा? सी, ए के साथ यू, टी के साथ, सी के साथ। ये कौन सा एंड आ गया? ये कौन सा एंड आ गया? क्या थर्ड पर OH था? क्या OH को यूज करके इसको एक्सटेंड करना शुरू कर दिया? तो क्या अब डीएनए बनना शुरू हो गया? ये बन गया हमारे पास डीएनए। क्या बन गया? तो जी के साथ सी, ए के साथ टी, टी के साथ ए और सी के साथ जी। बोलो, यहां तक कोई डाउट? क्या डीएनए पॉलीमरेज काम शुरू कर चुका? अब मेरे को प्राइमर को रखना है या हटाना है? हटाना है प्राइमर को। तो प्राइमर को हटाने का काम अब कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। कौन करेगा? वो डीएनए पॉलीमरेज इस 5' एंड पर आकर जुड़ेगा। कहां आकर जुड़ा? एंड में या बीच में? तो एक्सो या एंडो? और यहां से इस जी को हटा देगा। जोड़ा या हटाया? तो पॉलीमरेज या न्यूक्लियस? हटा रहा है या जोड़ रहा है? तो पॉलीमरेज या न्यूक्लियस? मजा नहीं आया, बोर्ड पर आ जाओ, छोड़ दो। ये जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है, कौन होता है? इसका नाम क्या है? लेकिन इस एंजाइम के अंदर है ना, दो एक्टिव साइट्स होती है। वन इज द पॉलीमरेज, अदर इज द न्यूक्लियस। P फॉर N फॉर न्यूक्लियस एक्टिविटी से ये न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा या जोड़ेगा? और पॉलीमरेज एक्टिविटी से न्यूक्लियस से पॉलीमरेज से। डन। अब ये यहां क्या करेगा? जी को हटाएगा, जोड़ेगा? तो न्यूक्लियस या पॉलीमरेज, एक्सो या एंडो? डन। कौन से एंड पर आकर जुड़ा? 5' से किस तरफ जाएगा? यहां आकर जुड़ा, जी को हटा दिया, सी को, ए को, यू को, सी को। कौन से एंड पर आकर जुड़ा? 5' से किस तरफ बढ़ रहा है? तो क्या गया? 5' क्या मैंने प्राइमर को हटा दिया है? प्राइमर को हटाने के बाद क्या एक गैप डेवलप हो गया है या नहीं हुआ? क्या मेरे को इस गैप को भरना है? गैप को भी कौन भरेगा? डीएनए। और डीएनए पॉलीमरेज 1 गैप को भरने के लिए क्या दिखाएगा? 5' to 3' पॉलीमरेज। प्राइमर को हटाने के लिए क्या दिखा रहा है? 5' to 3' एक्सो न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? अब इसके बाद इसने गैप को भर दिया। गैप को, ये कौन है? जी के साथ
सी ए के साथ, अब ये जी ए टी। अब बच्चों ये जो बना है, अब ये डीएनए है या आरएनए है? राइबोज है, डीऑक्सी राइबोज है, थाइमिन है, यूरासिल है। क्या प्राइमर को हटा दिया? क्या गैप को भर दिया? अब इन दोनों एंड को, क्या इनके बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना है? तो अब इस बॉन्ड को बनाने का काम करेगा, और लाइगेज को काम करने के लिए क्या चाहिए? तो क्या मैंने एंड को भर दिया है? क्या एंड को भरने से डीएनए स्ट्रैंड हमारा कंटिन्यूस हो गया या नहीं हो गया? क्या प्राइमर का बनना जरूरी था? तो हटना भी, बनना तो हटना भी। अब इन दोनों को 3D में समझते हैं, है ना, कैसे ये दोनों काम एक साथ करते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज है, इसमें पॉलीमरेज साइट है, न्यूक्लियस साइट है, या दोनों ही है? न्यूक्लियस साइट से न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा या जोड़ेगा? और पॉलीमरेज से, न्यूक्लियस से और पॉलीमरेज से, ये दोनों काम डीएनए पॉलीमरेज 1 एक साथ चलते हैं। अलग अलग या एक साथ? एक साथ कैसे होते हैं, है ना, वो समझते हैं। तीनों बच्चे खड़े होंगे, पांचों बच्चे खड़े होंगे। ये 3 बच्चे मेरे लिए प्राइमर है। कौन है? बीच में कोई बोला उल्टा टांग दूंगा, समझ गया? और बोरे में कर दूंगा बंद, पता नहीं लगा कौन मार रहा है, कहां मार रहा है, क्यों मार रहा है, कैसे मार रहा है, समझ गए? बचाने का मौका भी नहीं मिलेगा, ये पता ही नहीं कहां से पड़ रही है। ओके, ये 3 बच्चे मेरे लिए तो बच्चे बेटा, तू अंकल है तो पता नहीं, मेरे लिए बच्चे, तेरे बच्चे हो तो मेरे को पता नहीं, ठीक है? ये 3 बच्चे मेरे लिए, वो 5 मेरे लिए डीएनए स्ट्रैंड है। ओके, ये प्राइमर का 5' एंड है, तो इधर से हम जा रहे हैं, तो वो हमारा लास्ट क्या बन गया? मेरे को प्राइमर को रखना है या हटाना है? मैं डीएनए पॉलीमरेज बनूं, तो मैं 5' एंड पर आकर जुड़ा। कौन से एंड पर आकर जुड़ा? और मैंने इसको यहां से हटा दिया, बैठ जा। जोड़ा या हटाया? न्यूक्लियस या पॉलीमरेज, एक्सो या एंडो? हटा दिया। अब मैं एक स्टेप आगे आ गया, मैंने इसको भी न्यूक्लियस या पॉलीमरेज, एक्सो या एंडो? न्यूक्लियस या पॉलीमरेज, एक्सो या एंडो? मैं कौन से एंड पर जुड़ा? से किस तरफ आया? मैंने प्राइमर को हटा दिया, तो कौन हटाएगा? कैसी एक्टिविटी दिखाएगा? 5'2, 3' एक्सो हटा दिया, गैप बन गया, गैप को भरना है, द्वारा खड़े होंगे। अब दोनों काम सिंक्रोनाइज कैसे हैं? दोनों काम मैं यहां कर जुड़ा, ये मेरे लिए राइबो न्यूक्लियोटाइड है या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है? मैंने इसे हटा दिया, न्यूक्लियस या पॉलीमरेज, और मैंने डीएनटीपी को जोड़ दिया। हटाया या जोड़ा? इसको न्यूक्लियस या पॉलीमरेज? हटाना, जोड़ना, दोनों काम एक साथ, दोनों काम। राइबो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा या हटाएगा? और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड को, राइबो न्यूक्लियोटाइड को, डीऑक्सी राइबो को, क्या दोनों काम एक साथ चल रहे हैं? प्राइमर को कौन हटा रहा है और गैप को कौन भर रहा है? ये काम डीएनए पॉलीमरेज एक साथ करेगा, एक साथ करेगा। अब मैंने गैप भर दिया, अब मेरे को इसको और इसको आपस में, तो ये जोड़ने का काम, और लाइगेज को काम करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? इज इट क्लियर? पढ़ जो सारे बच्चे, डन। तो कुल मिला के रेप्लिकेशन को हम 8 स्टेप में करते हैं, जिसको आप 2 सेक्शन में बांटोगे। पहले 3 स्टेप, फिर 5 स्टेप। पहले 3 स्टेप में क्या किया हमने? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा, रीफॉर्मेशन को रोका, और सुपर कोइलिंग को हटाया। हाँ बेटा, पहले क्या किया हमने? हाइड्रोजन बॉन्ड को, रीफॉर्मेशन को, सुपर कोइलिंग को, तो हमारा मॉडल बनकर तैयार हो गया। अब बाकी के 5 स्टेप 5 सेकंड में करेंगे। प्राइमर बन गया, पॉलीमरेज ने काम शुरू कर दिया, प्राइमर को, गैप को, एंड को। प्राइमर बन गया, पॉलीमरेज ने काम शुरू, प्राइमर बन गया,
पॉलीमरेज ने काम शुरू। अब प्राइमर का कोई काम, प्राइमर को, गैप को, एंड को, और हमारा रेप्लिकेशन एक स्पेशल पॉइंट। ओवरऑल स्पेशल पॉइंट वो खत्म हो गया बस वहां तक ना। ओवरऑल डीएनए रेप्लिकेशन, ओवरऑल डीएनए रेप्लिकेशन इज द ओवरऑल, बड़ी हीटिंग आती है बोर्ड से है ना। ओवरऑल डीएनए रेप्लिकेशन इज द बाई डायरेक्शनल सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, बना लो बच्चों तीनों। एक बार होल्ड कर ले, आगे समझा दूं, आगे बढ़ जाए। बनाओगे अभी? बना लो इतने मैं पानी पी लेता हूं। अच्छा बच्चों एक बात बताओ मेरे को, ये जो क्लास में बैठी है स्ट्रेंथ ये मैक्सिमम ही है ना? इससे ज्यादा तो नहीं होते या होते हैं? अच्छा भाई में 50% बच्चा बैठा है। अच्छा 30% चला गया पीजी सर का। नहीं मेरे को क्या एक क्लास मर्ज करके लेनी है 17-18 को। नहीं एक क्लास मेरे को जरूरत पड़ेगी, बड़े रूम में लेंगे। हाँ एक ही क्लास। अरे हमें क्या इसके बाद क्लासिकल शुरू करनी है यार, क्लासिकली भी लेंथी चैप्टर है। अगर डांस करे तो साथ में गाना भी गा, गड्ढे तेना चाट दी गडीरे तेना चाट दी है। चलिए ये फेयर है रफ है? अच्छा एक बात बताओ, जब डॉक्टर बनेगी तो क्या करेगी? पेशेंट को पहले फेयर पर्ची बना के देगी या रफ पर्ची फिर फेयर? मतलब अगर तू सर्जन बन गई तो पहली जो सर्जरी होगी वो रफ होगी और फिर इसको फेयर करना पड़ेगा है? अब बच्चों बोर्ड पर, बस अब होल्ड कर लो जो भी बच गया। अब बोर्ड पर, अब हमारे पास, नहीं रफ नहीं करूंगा मैं, एक चीज समझानी है मेरे को। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। हाँ बच्चों कौन सा एंजाइम है? मतलब इसके नाम में क्या है? बट इस डीएनए पॉलीमरेज के पास पॉलीमराइजेशन के साथ साथ न्यूक्लियस एक्टिविटी भी है। तो एक क्वेश्चन मार्क है, ये न्यूक्लियस एक्टिविटी क्यों आई? अच्छा बताओ, न्यूक्लियस एक्टिविटी से ये न्यूक्लियोटाइड को हटा रहा है या जोड़ रहा है? हटा रहा है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि पॉलीमराइजेशन के साथ साथ इसको न्यूक्लियस का भी काम करना पड़ा? एरर को हटाना। अभी प्राइमर भूल जाओ सारे, है ना? आप अपने सिस्टम में जो काम करते हो ना, आपके पास आपके सिस्टम में कीबोर्ड है ना? कीबोर्ड का मेन काम क्या है? टाइप करना या हटाना? मेन काम क्या है? पर उसी कीबोर्ड में आपके पास डिलीट और बैक स्पेस बटन भी है। जब कीबोर्ड का मेन काम टाइप करना ही था तो डिलीट और बैक स्पेस क्यों रखा गया? आ गया समझ में? पक्का? इसका नाम क्या? पॉलीमरेज है या न्यूक्लियस है? तो इसमें न्यूक्लियस एक्टिविटी क्यों रखी गई? ताकि एरर को हटा सके। एरर को रेप्लिकेशन में लगभग 6.6
इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर को कॉपी करना है। क्या इसमें एरर का चांस रहेगा या नहीं रहेगा? अगर कोई एक एरर आ गई तो क्या वो एक एरर जानलेवा साबित हो सकती? अगर वो एक एरर आ गई तो क्या एरर को हटाना पड़ेगा या नहीं हटाना पड़ेगा? तो एरर को हटाना कहलाता है प्रूफ रीडिंग। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो क्या डीएनए पॉलीमरेज में केवल पॉलीमराइजेशन पावर है या प्रूफ रीडिंग की भी पावर है? ये न्यूक्लियस एक्टिविटी आरएनए पॉलीमरेज के पास नहीं है। मतलब आरएनए पॉलीमरेज में प्रूफ रीडिंग की पावर, डीएनए पॉलीमरेज में, आरएनए पॉलीमरेज में तो एरर का ज्यादा चांस डीएनए में या आरएनए में? तो बताएंगे विच वन इज मोर म्यूटेबल? आरएनए में म्यूटेशन की रेट, डीएनए में म्यूटेशन की रेट, आरएनए में। म्यूटेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना। एवोल्यूशंस के लिए म्यूटेशन का होना, बट रेट कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए? आरएनए में रेट थोड़ी झेल चुके हैं कोविड, म्यूटेशन रेट कम थी ज्यादा थी, तो नया वेरिएंट बहुत जल्दी आ रहा था। कारण क्या था? म्यूटेशन की रेट बहुत, म्यूटेशन की रेट बहुत। मतलब नेचर का गेम देखो, नेचर को पता था कि जब कॉपी प्रोसेस रखेंगे तो कॉपी प्रोसेस में एरर का चांस भी रहेगा, एरर का चांस भी। लेकिन अगर बाई चांस एरर आ गया तो एरर को रिमूव भी करना, तो एरर को रिमूव करने के लिए उसने पॉलीमरेज एक्टिविटी दी या न्यूक्लियस एक्टिविटी दी? मतलब देखो, जिसने कीबोर्ड डेवलप किया उसको पूरा कॉन्फिडेंस था कि तुम टाइप करते टाइम गलतियां तो करोगे या नहीं करोगे, तो उसने डिलीट और बैक स्पेस का बटन देके रखा। क्यों दिया? अब आपको एरर सही करने में दो काम करने। पहला काम आपको गलत स्पेलिंग को हटाना है और फिर सही स्पेलिंग। दो काम करने पड़ेंगे, पहले गलत स्पेलिंग को फिर सही स्पेलिंग। गलत को हटाने के लिए आप आगे बढ़ोगे या पीछे हटोगे? और सही भरने के लिए खुद पे अप्लाई करो। आप टाइप कर रहे हो, एक स्पेलिंग गलत हो गया तो आपको गलत स्पेलिंग को रखना है या हटाना है? तो क्या करोगे? पीछे हटोगे। हटा दिया गलत, छोड़ देंगे ऐसी, या सही स्पेलिंग लिखेंगे? तो अब पीछे हटोगे, आगे बढ़ोगे। तैयार है? तो आप अपनी जो टाइपिंग कर रहे हो, आप अपनी टाइपिंग किस डायरेक्शन में कर रहे हो? 5' to 3'। किस में कर रहे हो? तो टाइपिंग करते करते आपने एक स्पेलिंग लिख ली, GAJENDRA, गजेंद्र, बट मैं DRA नहीं लिखता, मैं तो DER लिखता हूं। तो स्पेलिंग सही होगी गलत होगी? सही करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? पहले गलत को, अब पीछे आओगे। पक्का? श्योर? डन? 3 to 5, 5 to 3, 3 to न्यूक्लियस या पॉलीमरेज? हटा दिया आपने, पीछे आकर DRA को हटा दिया और सही कर दिया DE। अब पीछे हटे, आगे बढ़े। प्रूफ रीडिंग हमेशा 3' to 5' या 5' to 3', और पॉलीमराइजेशन हमेशा, प्रूफ रीडिंग हमेशा और पॉलीमराइजेशन हमेशा। ये प्रॉपर्टी डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3 तीनों के पास है। ये प्रॉपर्टी 1 के पास है, 2 के पास है, 3 के पास है या तीनों के पास है? ये प्रॉपर्टी तीनों के पास है, 1 के पास भी है, 2 के पास भी है। इज इट क्लियर? इसका मतलब डीएनए पॉलीमराइजेशन केवल पॉलीमराइजेशन करता है या प्रूफ रीडिंग का वर्क भी करता है? क्या प्रूफ रीडिंग को इंश्योर करने के लिए उसने अपने अंदर न्यूक्लियस एक्टिविटी को भी रखा या नहीं रखा? क्यों रखा? एरर को सही, मतलब नेचर को पूरा विश्वास था कि कॉपी में गलती तो होगी, तो उसने डीएनए पॉलीमरेज को न्यूक्लियस एक्टिविटी भी दे रखी ताकि वो एरर को सही। फिर भी नेचर को विश्वास था फिर भी गलती रह जाएगी, तो उसने एस के बाद भी चेक पॉइंट रख दिया। एस के बाद भी तो उसको दोबारा चेक कर लो उसको, क्योंकि एक गलती जानलेवा हो सकती है, एक गलती। तो चेक पॉइंट दोनों तरफ रख दिए, एस से पहले भी रख दिया और एस से पहले क्या चेक हो रहा है? रेप्लिकेशन की तैयारियां हुई या, और एस के बाद चेक हो रहा है रेप्लिकेशन सही हुआ या। तो सिंगल एरर सिकल सेल एनीमिया से बेहतरीन एग्जांपल नहीं है क्या? जानलेवा हो सकता है या नहीं हो सकता? कल अपन ने एनसीईआरटी पढ़ी थी ना, तो एक लाइन आई थी ना, डीएनए पॉलीमरेज की पॉलीमराइजेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा। केवल पॉलीमराइजेशन कैपेसिटी हाई है या पॉलीमराइजेशन के साथ साथ उसकी एक्यूरेसी लेवल भी हाई है?
तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का पॉलीमराइजेशन और एक्यूरेसी दोनों बहुत ही, इसका मतलब एरर का चांस बहुत ही कम है, बहुत ही। बट थर्ड की प्रॉब्लम क्या होती है, जो थर्ड होता है ना, वो टी और यू को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। टी और यू को डिफरेंशिएट, तो कई बार थर्ड से ये गलती हो जाती है, कई बार थर्ड से ये गलती। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए उसने एक एंजाइम और रख लिया फर्स्ट, इसको आराम से डिफरेंशिएट। तो तुम बताओगे प्रूफ रीडिंग मेन काम किसका है, थर्ड का या फर्स्ट का? पॉलीमराइजेशन ना मेन, पॉलीमराइजेशन मेन थर्ड का, और प्रूफ रीडिंग, तो हु इज द मेन प्रूफ रीडिंग एंजाइम? मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम। थर्ड का एक्यूरेसी लेवल लो है या बहुत हाई है, परंतु फिर भी कई बार उसे एरर कहते हैं। टी और यू में वो अच्छे से डिफरेंशिएट, तो उसके लिए सेल ने अपने पास फर्स्ट और रखा हुआ है, फर्स्ट, ताकि ऐसा कोई एरर आ जाए तो उसको आराम से पहचान ले और पहचान के सही। अब दूसरा क्वेश्चन मार्क है, ये एरर कब पहचानना सही होगा, एसएस में या डीएस में? अगर एसएस है एरर पहचानना पॉसिबल, और डीएस है तो, एसएस है तो, डीएस है तो ये पावर 1 के पास है, 2 के पास है, 3 के पास है, तीनों के पास है। तो 1 की यूनिकनेस क्या है कि 1 5' to 3' भी प्रूफ रीडिंग करता है। प्राइमर को हटाना भी तो प्रूफ रीडिंग है, प्राइमर भी तो एरर है, कंपल्सरी ही सही, एरर तो एरर है, एरर तो प्राइमर को हटाने के लिए ये कौन सी एक्टिविटी दिखा रहा है? 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस, 5' to 3'। मेन प्रूफ रीडिंग क्या है, 3' to 5' या 5' to 3'? बट 1 की यूनिकनेस क्या है, 5' to 5' to। एक क्वेश्चन लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is the unique property of DNA polymerase 1? Which of the following is the unique property of DNA polymerase 1? ऑप्शन मैं दूंगा। पहला ऑप्शन 5' to 3' polymerase, सेकेंड ऑप्शन 3' to 5' polymerase, थर्ड ऑप्शन 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस, और फोर्थ ऑप्शन 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस। हम 1 by 1 सभी ऑप्शन को लेंगे। पहला ऑप्शन पढ़ो बच्चों, क्या है? 5' to 3' पॉलीमरेज 1 के पास है, 2 के पास है, 3 के पास है, सभी के पास है। लिखो ब्रैकेट में, सभी के पास है। क्लियर? सेकंड ऑप्शन क्या है? 3' to 5' कभी होता ही नहीं है, कभी लिखो, कभी नहीं होता। क्या पॉलीमराइजेशन कभी 3 to 5 होता है या नहीं होता? थर्ड ऑप्शन क्या है? 3' to 5', 1 के पास है, 2 के पास है, 3 के पास है। लिखो कि तीनों के पास है। और चौथा ऑप्शन क्या है? अब बोलो ये वाला काम केवल 1 के पास है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? तो आंसर क्या आएगा? अब क्वेश्चन मेरा यही रहेगा, सॉरी ऑप्शन मेरे यही रहेंगे, क्वेश्चन बदलता जाएगा। अब लिखवाऊंगा नहीं, दिमाग लगाओगे। अब क्वेश्चन मैंने ये दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी नॉट शोन बाय द डीएनए पॉलीमरेज 1? आंसर नंबर बोलो, सेकंड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा,
polymerization always takes place in option number. Next question, proofreading always occur in option number third. proofreading हमेशा 3 to 5 what. अगला क्वेश्चन, प्राइमर इज रिमूव्ड बाय द. अगला क्वेश्चन, गैप इज फिल्ड बाय द. गैप इज फिल्ड बाय द फर्स्ट. गैप इज फिल्ड बाय द. कितने भी क्वेश्चन निकल सकते हैं. आगे बात समझ में पक्का. पॉलीमराइजेशन हमेशा और प्रूफरीडिंग हमेशा. तो 1 की यूनिकनेस क्या है. 5' to 3' एक्सो न्यूक्लियस से 1 क्या करता है, प्राइमर को हटाता है. क्या प्राइमर को हटाना भी प्रूफ रीडिंग है या नहीं है. प्राइमर भी तो एरर है. प्राइमर भी तो, और एरर को सही करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा. कंपल्सरी ही सही. एरर तो एरर है. एरर तो इज इट क्लियर. ये बनेगा कॉपी में. दिस वन टेबल वो बाद में पहले ये वाला. कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है निकाल लोगे. हाँ बच्चों, पॉलीमराइजेशन हमेशा 5 to 3 या 3 to 5. 5 to 3 व्हाट पॉलीमरेज. प्रूफ रीडिंग हमेशा 3 to 5 व्हाट एक्सो न्यूक्लियस. क्यों डीएनए पॉलीमरेज ने अपने पास न्यूक्लियस एक्टिविटी रखी. बस समझ में आ गई सबको. ताकि वो एरर को. अब आपके कीबोर्ड में अगर डिलीट और बैकस्पेस बटन नहीं होता तो क्या आप एरर को सही कर पाते. लेकिन क्या बैकस्पेस या डिलीट बटन है जो मेन काम किस में हेल्प कर रहा है आपकी, एरर को सही करने में. वो टाइपिंग के लिए या एरर को सही करने के लिए. उसका काम टाइपिंग नहीं है. आपके कीबोर्ड का मेन काम क्या है, टाइपिंग. तो डिलीट और बैकस्पेस किस में हेल्प कर रहा है. तो आपके पॉलीमरेज का मेन काम क्या है. पॉलीमरेज का मेन काम तो पॉलीमराइजेशन है. मेन काम तो, बट उसने न्यूक्लियस एक्टिविटी भी अपने पास रखी हुई है. क्यों. क्या ये पावर आरएनए पॉलीमरेज के पास है, बट डीएनए पॉलीमरेज के पास. मतलब डीएनए पॉलीमरेज एरर को सही, आरएनए पॉलीमरेज सही. तो म्यूटेशन के चांस ज्यादा आरएनए में रहते हैं. थोड़ा इधर ही कर लेती है. चलिए ओके. अब हमें 1, 2 और 3 के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करनी है. तो पहला लिखेंगे डीएनए पॉलीमरेज 1. डीएनए पॉलीमरेज 1 also called Kornberg enzyme. Also called Kornberg enzyme. हाँ बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज 1 को कॉमनली क्या कहा जाता है, कॉर्नबर्ग. कॉर्नबर्ग एक साइंटिस्ट था. कॉर्नबर्ग एक जिसने सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज 1 को डिस्कवर किया. तो क्या कहती है इसे, कॉर्नबर्ग ने ही डीएनए का सबसे पहले इन विट्रो सिंथेसिस किया. ऊपरी ऊपर लिख लो, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए कॉर्नबर्ग. इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए भी किसने किया, कॉर्नबर्ग. ओके. फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज टू बी discovered. First DNA polymerase to be discovered. First DNA polymerase to be discovered. Next, main proof reading enzyme. Main proof reading enzyme. प्रूफ रीडिंग का मेन एंजाइम कौन है, डीएनए पॉलीमरेज. रिमूवल
ऑफ प्राइमर, प्राइमर को भी कौन हटाएगा? फिलिंग गैप, गैप को भी कौन भरेगा? डीएनए पॉलीमरेज 1। प्राइमर को कौन हटाएगा? गैप को भी कौन भरेगा? डन। अगला डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम, ये बच्चों एनसीईआरटी का वर्ड है, रिपेयरिंग। अपन अपनी जनरल लाइफ में रिपेयरिंग वर्ड काम लाते हैं ना, कि मकानों की, गाड़ियों की हमें थोड़े देर बाद रिपेयरिंग करानी पड़ती है ना। क्या मतलब है उसका? कि कोई टूट फूट होगी, कोई खराबी आ गई, तो उसको सही, अगर डीएनए में कोई खराबी आ जाए, कोई टूट फूट हो जाए, आगे जाने देंगे? सही करना पड़ेगा। तो सही भी कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। तो मेन रिपेयरिंग एंजाइम भी कौन है? मेन प्रूफ रीडिंग भी कौन है? तो यही तो आता है आपके सेल साइकिल में, याद हो तो डीएनए की रिपेयरिंग भी G2 में होती है। रिपेयरिंग कहां होती है? अगर डीएनए में कोई टूट फूट होगी, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इसको सही करना पड़ेगा या आगे जाने देंगे? तो कब होगा वो काम भी? G2। तो G2 में प्रॉपर सारी चेकिंग होगी, प्रॉपर सारी, कोई भी प्रॉब्लम आई तो क्या फिर से सही किया जाएगा? अगर सही नहीं कर पाए तो उसको आगे जाने देंगे, सेल को वहीं डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको आगे डिवाइड नहीं करने दिया जाएगा, सेल को वहीं डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ थाइमिन प्राइमर, सॉरी थाइमिन प्राइमर नहीं, थाइमिन डाइमर, रिमूवल ऑफ थाइमिन डाइमर। थाइमिन डाइमर क्या होता है? ये हमारा एक डीएनए स्ट्रैंड है GATTAG, और ये दूसरा स्ट्रैंड है G के साथ C, A के साथ T, T के साथ A के T के साथ A के साथ। G किससे पेयर करेगा? A T T A। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, एक ही स्ट्रैंड के दो थाइमिन आपस में, एक ही स्ट्रैंड के दो थाइमिन आपस में क्या बना लेते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। क्या बना लेते हैं? अगर एक ही स्ट्रैंड के दो थाइमिन आपस में जुड़ जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम? थाइमिन। इस थाइमिन डाइमर बनने के कारण ह्यूमन में एक डिसऑर्डर हुआ, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। कौन हुआ? कई बार जब अल्ट्रा वायलेट एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो जाता है, अल्ट्रा वायलेट एक्सपोजर बहुत ज्यादा होने के कारण एक ही स्ट्रैंड के दो एडजेसेंट थाइमिन आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर ये दोनों आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना गए तो इसे क्या कह देंगे हम? तो इसको हटाना भी किसका काम है? तो कुल मिलाकर डीएनए पॉलीमरेज 1 मेन हमारा पॉलीमराइजिंग है या मेन हमारा प्रूफ रीडिंग है? कोई भी प्रॉब्लम डीएनए में आएगी, सही करने का काम कौन करेगा? तो ये हमारा पॉलीमराइजिंग है या प्रूफ रीडिंग है? लास्ट पॉइंट, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस एंजाइम, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस एंजाइम इज दैट it perform proofreading in both direction. It perform proofreading in both direction. Is it clear? क्या इसके अलावा और कोई एंजाइम है जो दोनों डायरेक्शन में प्रूफ रीडिंग कर रहा है? केवल कौन कर रहा है ये काम? इसके अलावा और कोई एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड लीस्ट रिएक्टिव इन रेप्लिकेशन, लीस्ट रिएक्टिव इन रेप्लिकेशन। क्या पूरी रेप्लिकेशन में हमने सेकंड का वर्क कहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा? सेकंड का वर्क कहीं? तो ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। क्या होता है ये? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, बस सेकंड में एक ही लाइन है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। 2 पॉइंट बेटा, दोनों पॉइंट डिस्कस कर लिए हमने। पहला, मेन एंजाइम इन पॉलीमराइजेशन,
लिखना है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मेन एंजाइम इन पॉलीमराइजेशन, याद है सब बच्चों को। और अगली लाइन 2000 बेस पेयर पर सेकंड, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट था, याद है, 2000 बेस पेयर पर सेकंड, 2000 बेस पेयर पर सेकंड। ये हमारा डीएनए वर्ल्ड कंप्लीट है। बस एनसीईआरटी का एक छोटा सा पार्ट और है, वो और देख लेते हैं। एनसीईआरटी ने आपको 4 ऑर्गेनिज्म के डीएनए के बारे में दिया हुआ है, 5X174, लैम्डा फेज, ई कोलाई एंड द ह्यूमन। लैम्डा फेज का डीएनए कैसा है? सिंगल स्ट्रैंड, बाकी सबका डीएनए। लैम्डा फेज का डीएनए है सर्कुलर, कैसा है? सॉरी 5X174 का डीएनए सर्कुलर, लैम्डा फेज का डीएनए लीनियर, ई कोलाई का डीएनए सर्कुलर, ई कोलाई का डीएनए, और ह्यूमन का ये बच्चों इसलिए कि आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पूछ लिए थे। क्या पूछ ले? जैसे आपको 5X174 के अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड है, डन। तो सीधा पूछेगा कि 5X174 के डीएनए में कितने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है? इतने ही है कि पहला तो सिंगल स्ट्रैंड है और फिर तो क्या आ जाएगा? एन क्या आ जाएगा? अगर लैम्डा फेज में पूछ ले तो लैम्डा फेज में 48502 बेस पेयर है, कैसा है डीएनए? तो -2 क्या आ जाएगा? अगर ई कोलाई में पूछ ले तो 4.6 इंटू 10 की पावर इतना ही है, और ह्यूमन में पूछ ले तो 3.3 इंटू 10 की पावर, बट ये कहां है? हैप्लॉइड में। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो बोनस मार्क्स है भाई, समझ गए? मैच द फॉलोइंग, मैच द एनसीईआरटी का पार्ट। और ये हमारा डीएनए वर्ल्ड फिनिश है। अपन एनसीईआरटी कल पढ़ ली थी सारी, अब आज घर जाके कर दोबारा पढ़ लेना। आप सबको वो टेलीग्राम चैनल मिल गया? इस पे इसका फ्लो चार्ट मैंने पिन किया हुआ है, डन। एक पूरा पेज छोड़ेंगे, आप उसको घर पे खुद बनाएंगे। हेल्प ले सकते हो बट बनाना आपको खुद को, उसमें हर एक चीज मेंशन है। रेप्लिकेशन के बारे में जो कुछ भी पॉइंट है, एवरीथिंग इज मेंशन। आपको बच्चों अपना मेन सोर्स एनसीईआरटी ही रखना है। नोट्स आपको कहां हेल्प लेनी है? जहां आपको एनसीईआरटी में दिक्कत आएगी वहां नोट्स की हेल्प लेनी है, वरना नोट्स भी कोई काम के। अल्टीमेट थ्योरी स्टेटमेंट एनसीईआरटी का होगा, बस ध्यान रखना। स्टेटमेंट फिल इन द ब्लैंक, ये सब एनसीईआरटी के होंगे। इज इट क्लियर? तो जो भी पढ़ना है हमें एनसीईआरटी को ही पढ़ना है। अब जो भी आपका बोर्ड से रिमेनिंग काम आप पूरा कर लो। वी विल स्टार्ट आरएनए वर्ल्ड। आज क्या थर्सडे है ना? हाँ, क्वेश्चन बाकी है, करवा दूंगा। डन। आरएनए वर्ल्ड, अरे करवा दूंगा क्वेश्चन। अभी मेरे को आज आरएनए वर्ल्ड में एक काम पूरा करना है, आरआरएनए। आरएनए वर्ल्ड पॉइंट वाइज। आरएनए वाज द, हाँ एक पेज छोड़ेंगे पूरा। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। RNA was the first genetic material, but
इट इज नॉट ए गुड जेनेटिक मटेरियल, बट इट इज नॉट ए गुड जेनेटिक मटेरियल as its reactivity is high, its reactivity is high, hence less stable। याद है सब बच्चों को? क्या आरएनए एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल था या नहीं था? क्यों नहीं था? कारण क्या था? इसकी रिएक्टिविटी कम थी, ज्यादा थी? तो स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, तो स्टेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, राइबोज शुगर हैव एन एक्स्ट्रा 2-OH ग्रुप। याद है सब बच्चों को? एक ही OH है या एक एक्स्ट्रा OH है? कौन सा है वो? 1 2 3 5 में से 135 तो डीऑक्सीराइबोज के पास भी, तो इसके पास एक्स्ट्रा क्या था जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी, तो स्टेबिलिटी। राइबोज शुगर हैव एन एक्स्ट्रा 2-OH ग्रुप। नेक्स्ट, रेट ऑफ म्यूटेशन, rate of mutation is high in the RNA, rate of mutation is high in the RNA, that's why RNA virus are more mutable and evolve faster। RNA virus are more mutable and evolve faster than DNA virus। मतलब इसको तो जीता जागता सबूत हम है। अरे है या नहीं है? कोविड का कितना जल्दी नया स्ट्रेन आया था, नए नए वेरिएंट बहुत तेजी से आ रहे थे, नहीं आ रहे थे? क्यों आ रहे थे? कारण क्या था? म्यूटेशन की रेट बहुत क्यों थी ज्यादा? आरएनए वायरस क्यों ज्यादा थी वो? लास्ट पॉइंट, लाइफ स्पेन ऑफ आरएनए वायरस इज शॉर्टर। आरएनए वायरस का लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा नहीं होता, ये बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, ये बहुत जल्दी, इनका बहुत जल्दी नया वेरिएंट आ जाता है, इनका बहुत जल्दी नया। सब एनसीईआरटी की पॉइंट, अब बच्चों एनसीईआरटी में अलग अलग जगह। डन। अब मैं ओवरऑल आरएनए की बात अगर करता हूं तो आरएनए के अंदर 3 मेजर चेंज मिलेंगे। पहला, आरएनए में शुगर कौन सी है? राइबोज। दूसरा, आरएनए में नाइट्रोजन बेस क्या है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। और तीसरा, आरएनए सिंगल स्टैंड है या डबल स्टैंड है? डीएनए से कंपेयर करो, डीएनए में कौन सी शुगर है? डीएनए में कौन से नाइट्रोजन बेस है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। और तीसरा डीएनए। आरएनए में राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज है। कौन कौन से नाइट्रोजन बेस है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। और आरएनए हमेशा, बट कुछ वायरस एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ वायरस। क्लियर? कर लिया नोट? अब ये जो आरएनए है, ये जो आरएनए होता है, इसको फंक्शन के बेस पर ना हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 में एक होता है जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए हमें कहां मिलता है? आरएनए वायरस कहां मिलता है? और दूसरा होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। अच्छा, आप लोग बताओ, आरएनए का मेन काम क्या है? आरएनए मेनली जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है?
आरएनए मेनली जेनेटिक मटेरियल, इसका मेन काम जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन सिंथेसिस। तो नॉन जेनेटिक आरएनए क्या करेगा? जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा या प्रोटीन सिंथेसिस? क्या काम करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये जेनेटिक आरएनए हमें कहां कहां मिलता है? सबसे पहला एग्जांपल लिखेंगे HIV, दूसरा इन्फ्लुएंजा, HIV इन्फ्लुएंजा। ये दो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन लाला बहुत इंपॉर्टेंट है। HIV मोस्ट म्यूटेबल वायरस, HIV इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड वायरस, इनकी आज तक कोई मेडिकेशन नहीं है, ना तो HIV की है ना ही कॉमन कोल्ड की है। इनकी रेट ऑफ म्यूटेशन सबसे, और एक ताजा ताजा आइटम आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस है। दो एनसीईआरटी में TMV और QB बैक्टीरियोफाज, इन सब का आरएनए सिंगल स्टैंड है। इन सब का आरएनए क्या है? अब कुछ ऐसे वायरस भी हैं जिनके पास डबल स्टैंड आरएनए है। वन इज द रियो वायरस, अदर इज द राइस ड्वार्फ वायरस। रियो वायरस और राइस ड्वार्फ वायरस का आरएनए क्या है? डबल स्टैंड है। कुल मिलाकर तो वायरस का कोई माई बाप नहीं है, इसके पास हर तरह का मटेरियल है। अच्छा, वायरस को छोड़ दो, छोड़ दिया, डीएनए हमेशा, आरएनए हमेशा, इसका कोई माई बाप नहीं है। इसके पास एसएस डीएनए भी है, डबल स्टैंड डीएनए भी है, सिंगल स्टैंड आरएनए भी है, और डबल स्टैंड, कोई धनी दूरी नहीं है, इसका कोई माई बाप नहीं है। जो मन में आया वो रख लिया, और हमारी टेंशन बन गई स्टडी में। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें अलग से याद करने की जरूरत, फिर तुम ठोक के कहते डीएनए मतलब डबल स्टैंड आरएनए मतलब, इस बदतमीज के कारण हमें सब याद करना पड़ता है। ठीक है, कोई धनी दूरी नहीं है इसका। नॉन जेनेटिक आरएनए तीन तरह का होता है। पहला आरएनए, दूसरा mRNA और तीसरा tRNA। नॉन जेनेटिक आरएनए तीन तरह का है, rRNA, mRNA, tRNA। इस सब कमर में सफोकेशन बहुत भयंकर है। इसी थोड़ा चला दो, टेम्परेचर देखो इसी का, मैनेज करो। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दो यार, 30 कर दो यार, सफोकेशन है। सफोकेशन है बच्चों, बहुत भयंकर। मैं जानता हूं मौसम खराब है, ठंड से बाद में मरेंगे, सफोकेशन से पहले मर लेंगे। ठीक है, अरे कोविड के बाद में हमारे लंग्स वीक हो चुके हैं भाई। हाँ हाँ, फर्क पड़ा बेटा। और तुम तो जवानी में हो, हम तो बुढ़ापे में हैं। लंग्स कैपेसिटी हमारी काफी कम हो चुकी है। हमने जो बहुत लंबे टाइम तक मास्क लगाया है ना, इससे हमारी बॉडी की जो O2 डेफिशिएंसी है वो काफी हाई लेवल पे है। ठीक है, हाँ हाँ, मास्क के कारण भी इफेक्ट आया बॉडी पे। लंग्स कैपेसिटी हमारी उतनी, 6 फ्लोर चढ़ के देख लो, चढ़ तो लेंगे, उतर नहीं पाएंगे, फिर 4 लोग उतार के लेके जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए सुनो, हमें सबसे पहले rRNA, mRNA और tRNA का डिटेल पढ़ना है। इनकी इतनी डिटेल एनसीईआरटी में नहीं है, बट हम इन तीनों की फुल डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि इन तीनों का रोल सारा किसमें है, हमें ये फुल डिटेल समझना है। तो इसको समझने के लिए हमें इन तीनों का डिटेल करना पड़ेगा। है बिखरा हुआ है, और हम सभी को एक साथ लेंगे, हम सबको। तो सबसे पहले डालेंगे rRNA। rRNA हाँ बच्चों, पॉइंट वाइज चलेंगे। rRNA में सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, राइबोसोमल आरएनए।
राइबोसोमल आरएनए। %80 of total RNA, %80 of total RNA, most abundant RNA, most stable among all RNA, most abundant RNA, most stable among all RNA। यहां हमारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डीएनए ज्यादा स्टेबल है या आरएनए? डीएनए। आरएनए में जितने भी आरएनए उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? आरएनए। मोस्ट स्टेबल अमंग ऑल, मोस्ट प्रिमिटिव आरएनए, मोस्ट प्रिमिटिव आरएनए। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल as well as catalytic RNA। Structural as well as catalytic RNA। Next, rRNA is the structural part of ribosome। rRNA is the structural part of ribosome। Various type of rRNA, rRNA is the structural part of ribosome। Next point, various type of rRNA are found in the ribosome। Various type of rRNA are found in the ribosome। Next line, rRNA also work as a enzyme। rRNA also work as a enzyme। Such enzyme are called ribozyme। Such enzyme are called ribozyme। Such enzyme are called ribozyme। That was the first enzyme to be appear on the earth। That was the first enzyme to be appear on the earth। That was the first enzyme to be appear on the earth। अब आ जाओ बोर्ड पर। मैं ये बोर्ड रफ कर लूं? नोट कर लिया सबने? बोर्ड पर रहना सारे बच्चे। पहले आपने जो पार्ट पढ़ा हुआ पहले मेरे को वो बताएंगे। राइबोसोम कितनी तरह के होते हैं? कौन कौन सा? 70s में स्मॉल सब यूनिट कौन है? लार्ज सब यूनिट। 80s में स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। यूकैरियोटिक राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। ये आप सबने पढ़ा हुआ है। अब जैसे मैं पूछूं वैसे बोलना है। डन? एस कोई नहीं बोलेगा, एस कोई भी नहीं बोलेगा। डन? बोलो ये क्या है? अरे रुको जरा, जीरो भी हटा दो, जीरो भी हटा दो। चलो शुरू करो। इवन एक तरफ, ओड एक तरफ, कंफ्यूजन आएगा ही नहीं।
पहला पार्ट क्लियर, इवन, ओड, कंफ्यूजन। चलो दोबारा सुनो, यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे, ये बढ़ तो क्लियर हो गया। अब ये जो राइबोसोम है, ये जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम का स्ट्रक्चरल पार्ट कौन है? आरआरएनए। कौन है? राइबोसोम में एक तरह का आरआरएनए, या राइबोसोम में कई तरह के आरआरएनए? राइबोसोम में कई तरह के आरआरएनए क्यों है? हर एक आरआरएनए का क्या फंक्शन है ना? क्यों है कई तरह के, और कौन सा क्या काम करता है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। हम एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के अंदर मैसेज जो होते हैं, वो मैसेज कौन लेकर आता है? एमआरएनए पर ये जो मैसेज होते हैं ना, ये मैसेज तीन न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में होते हैं। इन सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? मैसेज कौन लेकर आएगा? इन द फॉर्म ऑफ, गुड, इस कोडोन का जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है वो क्या कहलाता है? एंटी कोडोन। सही चल रहे हो बच्चों, डरो मत, गलती करोगे कोई बात नहीं। ये एंटी कोडोन किसके पास होता है? और टीआरएनए क्या लेकर आएगा? यहां तक रिपीट करेंगे, मैसेज कौन लाएगा? इन द फॉर्म ऑफ का कॉम्प्लीमेंट्री किसके पास है? क्या लाएगा? टीआरएनए खाली आएगा, अमाइनो एसिड लेकर आएगा। अमाइनो एसिड अपनी मर्जी से आएंगे, एज पर द कोडोन आएंगे। क्या कोडोन आ चुके हैं? क्या कोडोन आ चुके हैं? तो क्या इन पर टीआरएनए आकर अरेंज हो जाएगा? वो टीआरएनए खाली हाथ आएगा या अमाइनो एसिड लेकर आएगा? तो क्या यहां कई अमाइनो एसिड आ चुके हैं? क्या यहां कई अमाइनो एसिड आ चुके हैं? तो क्या अब हम इन अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना दें? क्या बना दें? अगर मैं अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड बना देता हूं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने से क्या प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा? किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? वेरी गुड, चलो बताएंगे। मैसेज कौन लाया है? इन द फॉर्म ऑफ का कॉम्प्लीमेंट्री किसके पास है? क्या लाएगा? तो अमाइनो एसिड अपनी मर्जी से आएंगे या एज पर द कोडोन आएंगे? एज पर द। एक छोटा सा काम करेंगे, एक कोडोन बदल दो, बदल गया? तो अमाइनो एसिड, तो प्रोटीन मत बदलो। एक न्यूक्लियोटाइड बदल दो, बदल गया? तो एक न्यूक्लियोटाइड बदलने से एक कोडोन बदल गया, एक अमाइनो एसिड, प्रोटीन, सिकल सेल एनीमिया। क्या बदला था? एक न्यूक्लियोटाइड। क्या बदला था? जिसके कारण एक कोडोन बदल गया। क्या बदल गया? जिसके कारण एक अमाइनो एसिड बदल गया। तो जहां ग्लूटामिक एसिड आना था वहां वेलिन आ गया, जहां वहां जिसके कारण सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन गया। तो क्या एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड एरर भी भारी पड़ सकता है? इसी को तो कहते हैं एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या एक न्यूक्लियोटाइड बदलने से भी वेरिएशन आ सकता है? दैट इज कॉल्ड एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। का कंसर्न होता है वेरिएशन एट द डीएनए लेवल। वेरिएशन एट द, क्या एक न्यूक्लियोटाइड बदलने से वेरिएशन आ गई? नहीं आ गई? तो एक न्यूक्लियोटाइड बदलने से वेरिएशन आती है, उसे कहते हैं एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। वही तो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल, यहां तक क्लियर? आगे बढ़ेंगे, एक और दोहरा सुना दो। मैसेज कौन लाएगा? इन द फॉर्म ऑफ का कॉम्प्लीमेंट्री किसके पास है? क्या लाएगा? अपनी मर्जी से आएंगे, एज पर द कोडोन आएंगे। अगर मैं एक कोडोन बदल दूं, अमाइनो एसिड बदल जाएगा। और अगर मैंने एक अमाइनो एसिड बदल दिया तो प्रोटीन वही बनेगा, बदल जाएगा प्रोटीन। तो क्या हमें इस सीक्वेंस को कंजर्व फॉर्म में रखना जरूरी था? तो आरएनए ने खुद ने ये काम रखा या डीएनए को दे दिया? क्या आरएनए में ये सीक्वेंस कंजर्व होना पॉसिबल था? आरएनए में चेंजेस आने के चांस? तो खुद ने रखा, डीएनए को दे दिया। तो हु वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल? बट आरएनए में म्यूटेशन की रेट थोड़ी, रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी। तो आरएनए ने ये काम खुद ने रखा, डीएनए को दे दिया। तो आज मैसेज कौन स्टोर कर रहा है? बट लेकर कौन आ रहा है? डन? तैयार हो सारे बच्चे? घुमाऊंगा लाइन,
तुम्हारी शक्लों से लगा सर ना ही घुमाओ। आरएनए ने डीएनए बनाकर अपने आप को बनवाया। बोलो क्या बोला मैंने? आराम से। आरएनए पहला, डीएनए मतलब फंक्शनल पार्ट आरएनए ने अपने हाथ में रखा है। डीएनए क्यों बनवाया है? स्टोरेज के लिए। फंक्शनल पार्ट किसके है? आरएनए के हाथ में। डन। अब ये सारा का सारा जो काम है, ये सारा का सारा जो तांडव है ना, ये सारा का सारा तांडव राइबोसोम पे होता है। ये सारा का सारा तांडव किस पर होगा? वेरी गुड। अब बताओ सारे बच्चे, मैसेज कौन लेकर आएगा? क्या एमआरएनए को राइबोसोम से जोड़ना पड़ेगा? गुड। अमाइनो एसिड कौन लाएगा? क्या टीआरएनए को जोड़ना पड़ेगा? टीआरएनए क्या लेकर आया? कौन सा बॉन्ड बनेगा? क्या पेप्टाइड बॉन्ड भी बनाना पड़ेगा? तो राइबोसोम को 3 काम करने। कितने काम करने? सबसे पहले क्या जोड़ना, फिर और फिर रिपीट, पहले फिर। तो हर एक काम के लिए राइबोसोम के पास एक यूनिक आरआरएनए, एक यूनिक, तो एक तरह का आरआरएनए या कई तरह के? जी, हर एक का एक यूनिक फंक्शन है। सबसे पहले किसको जोड़ना है, फिर किसको जोड़ना है, फिर क्या बनाना है? तो हर एक काम के लिए एक आरआरएनए, हर एक काम के लिए। और वो प्रो में 3 तरह का है, 16, 5, 23। बोलो कौन है वो? जो काम, बेटा फोन बंद करके इधर देख ले, फोन यूज कर ले बाहर बैठ से। हाँ, प्रो में ये काम कौन? जो काम प्रो में 16, 5, 23 का है, यू में वही काम। इस सीक्वेंस बच्चों इसी तरह से रटनी है। 16, 5, 23 मेरे को तुम बताओगे। सबसे पहले कौन आएगा? कौन जोड़ेगा? फिर कौन आएगा? कौन जोड़ेगा? फिर क्या बनेगा? कौन बनाएगा? तो जो काम प्रो में, यू में वही काम। तो बताओ राइबोसोम को एक काम करना है, मल्टीपल काम करने हैं। सबसे पहले किसको जोड़ना है, फिर क्या हर एक काम के लिए इसके पास एक आरआरएनए है या नहीं है? तो कितनी तरह का आरआरएनए? 3। कौन है वो? तो जो काम प्रो में 16, 5, यू में वही काम। 16 किसको जोड़ेगा? 5 किसको जोड़ेगा? तब जाकर क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बनेगा? बच्चों क्वेश्चन यहां से आता है, प्रो में पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाएगा? तो यू में। एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, प्रो में पेप्टाइड बॉन्ड, तो यू में 28। प्रो में, तो यू में। द्वारा चलेंगे, फिर चलेंगे, मैसेज कौन लाएगा? किस फॉर्म में लाएगा? का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? किसके पास है? क्या लाएगा? अपने आप आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे, एज पर द कोडोन आएंगे। क्या एमआरएनए आ चुका है? क्या कोडोन आ चुके हैं? क्या एंटी कोडोन आएगा? क्या टीआरएनए लाएगा? क्या अमाइनो एसिड लाएगा? अपने आप आएंगे, मर्जी से आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे, एज पर कोडोन आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे, एज पर द कोडोन। क्या अमाइनो एसिड आ चुके हैं? क्या पेप्टाइड बॉन्ड बना दें? क्या प्रोटीन बन जाएगा? क्या सारा काम राइबोसोम को करना है? क्या तीनों काम राइबोसोम को करने हैं? क्या एमआरएनए को जोड़ना है? क्या टीआरएनए को जोड़ना है? क्या पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है? तो हर एक काम के लिए इसके पास एक आरआरएनए है। हर एक काम के लिए इसके पास एक, कम से कम कितने आरआरएनए चाहिए? तो जो काम प्रो में 16, 5, 23 के, यू में वही काम। अब यू में बच्चों एक और है, उसको हम अलग से याद कर लेंगे, उसको अलग से याद कर देंगे, वो है 5.8। इसको स्ट्रीमलाइन में मत रखो, अलग से रखो, समझ गए? 16, 5, 23 को डिस्टर्ब मत करो। अब डायग्राम को ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, अच्छे देख लिया? एमआरएनए किससे जुड़ेगा, स्मॉल सब यूनिट या लार्ज सब यूनिट? वेरी गुड। टीआरएनए और पेप्टाइड बॉन्ड, वेरी गुड। पोजीशन से निकाल लो। 16 किस में है, स्मॉल में है या लार्ज में? 5 किस में है, 23 किस में है? एमआरएनए को कौन जोड़ेगा, कहां से? वेरी गुड। टीआरएनए को कौन जोड़ेगा, कौन जोड़ेगा?
कौन कहां से? पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाएगा? कहां बनेगा? तो पेप्टाइड बॉन्ड किस पर बनता है? स्मॉल पर या लार्ज पर? किस पर बनता है? तो आरआरएनए का काम केवल राइबोसोम बनाना है या पेप्टाइड बॉन्ड भी बनाना है? तो ये स्ट्रक्चरल है, कैटालिटिक है, या दोनों ही काम है? क्या आरआरएनए खुद एंजाइम का काम करता है? जब आरआरएनए खुद एंजाइम का काम करता है तो ऐसे एंजाइम को क्या कहा गया? राइबोजाइम। क्या कहा गया? क्या कहा गया? आरआरएनए ने किसका काम किया? एंजाइम को क्या कहा? इस राइबोजाइम ने कौन सा बॉन्ड बनाया? पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के कारण क्या बनी? और जहां से प्रोटीन बनी वहां से लाइफ। डन? तुम मिस्ट्री सोल्व करोगे? अर्थ पर पहले कौन आया, न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन? गुड। डीएनए या आरएनए? कौन सा आरएनए? मोस्ट आरएनए इज द मोस्ट प्रिमिटिव आरएनए इज द। अर्थ पर सबसे पहले कौन आया? क्या काम किया? को क्या कहा? क्या बनाया? जिसके कारण स्टार्ट हुई। क्या बना? बस यहां रुकेंगे। अब ये जो अर्थ पे प्रोटीन बनी, ये जो अर्थ पे प्रोटीन बनी, इन प्रोटीन ने भी किसका काम किया? एंजाइम का। ये जो प्रोटीन बनी, इन प्रोटीन ने भी किसका काम किया? इसका मतलब एंजाइम जो होता है उसका काम या तो कौन करता है या फिर आरआरएनए। तो आज हमारे पास एंजाइम दो तरह के हैं, प्रोटीनेशियस एंड द राइबोजाइम। प्रोटीनेशियस एंड द, हम 1980 से पहले कहते थे ऑल द एंजाइम आर प्रोटीन, ऑल द एंजाइम आर। आज हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रोटीन। आज क्या कहते हैं? तो अर्थ पर आने वाला पहला एंजाइम प्रोटीनेशियस था या राइबोजाइम था? पहला एंजाइम हमने डिस्कवर जो किया वो जाइमेस था। फर्स्ट एंजाइम टू बी डिस्कवर्ड वाज द, बट फर्स्ट एंजाइम टू बी अपीयर वाज द। कहते हैं कि जब हमने आरएनए की कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में जाना तब रियल में हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमें समझ में आई। जब तक हमें आरएनए की कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता था, हमारी मिस्ट्री अटकी हुई थी, हमारे पास कोई परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं था। बोर्ड पे देखना, पहले मानते थे कि पेप्टाइड बॉन्ड बनाना किसका काम है? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। सब बच्चों ने सुना हुआ है? क्या कहते थे पहले? पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाता है? ये एक अंधेरे में लठ मारा हुआ था, किसी को नहीं पता था। तो क्या कह दिया? पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाता है? पेप्टाइडल। पेप्टाइड बॉन्ड बनाना कौन से एंजाइम का काम है? और तब हम एंजाइम को क्या मानते थे? तो इसका मतलब मैं इस एंजाइम को क्या मानूं? डन। अगर यार ये प्रोटीन बना तो इस प्रोटीन के बनने के लिए भी कौन सा बॉन्ड बना होगा? ये कैसे बना? ये मिस्ट्री थी जो सबसे लंबे टाइम तक सॉल्व नहीं हो पाई। ये किसी से भी सॉल्व नहीं हो पाई, कोई नहीं समझ पाया। तो सबने क्या कहा कि पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक हाइपोथेटिकल एंजाइम है। रियल एंजाइम है या हाइपोथेटिकल है? क्यों माना हाइपोथेटिकल? कि जब पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज को ढूंढने की कोशिश की तो ऐसा कोई एंजाइम मिला ही नहीं। मिलता कब? जब होता। ऐसा कोई एंजाइम होता ही नहीं। तो मिस्ट्री और अटक गई कि यार पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहां से शुरू हुआ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, सीरीज ऑफ अप्रॉक्स 1981 के आसपास, 1981 के आसपास की बात है। तो क्या किया गया कि जब राइबोसोम पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जब राइबोसोम पे, तो सबसे पहले इसको बाहर से हर तरह के फैक्टर की सप्लाई को रोक दी। बाहर से हर तरह के फैक्टर की सप्लाई, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। पेप्टाइड बॉन्ड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए बाहर से कोई फैक्टर चाहिए या ये राइबोसोम की इंटरनल पावर है? अब राइबोसोम की इंटरनल पावर है, समझ में आ गया कि बाहर से कोई फैक्टर चाहिए या राइबोसोम खुद कर रहा है? अब राइबोसोम खुद किसका बना हुआ है?
साथ में, मतलब राइबोसोम का या तो आरआरएनए पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है या फिर दोनों में से कौन? अभी क्लियर? वो तो तुम्हें रटा हुआ है, अभी क्लियर? अब सेकंड फेज में राइबोसोम पर यूज किया गया ट्रिप्सिन एंजाइम। क्या एंजाइम? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। अगर ट्रिप्सिन एंजाइम यूज करेंगे तो किसको डाइजेस्ट करेगा? आरआरएनए डाइजेस्ट। अभी भी पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, अभी भी। इसका मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में प्रोटीन का कोई रोल, तो कौन बना रहा है? तो खुद आरआरएनए एंजाइम का काम कर रहा है। उस एंजाइम ने क्या बनाया? कौन सा बॉन्ड बनाया? सेक के कारण क्या बनी? फिर प्रोटीन ने क्या काम किया? जहां से लाइफ डन। तो बायोलॉजिकल रिएक्शन की शुरुआत कहां से हुई है? जहां से एंजाइम बने। कहां से हुई है? तो अर्थ पर शुरुआत में बायोलॉजिकल रिएक्शन थी या शुरुआत में केमिकल रिएक्शन थी? बायोलॉजिकल तो बहुत, बायोलॉजिकल का बाई जब एंजाइम बने, और एंजाइम क्या है? या तो या फिर। इसका मतलब अर्थ पर बायोलॉजिकल रिएक्शन शुरू होने से पहले प्रोटीन एंजाइम बन चुके थे। एंजाइम बन चुके थे, डन। अब वो एंजाइम कितनी तरह के? पहले क्या मतलब एंजाइम अर्थ प्रोटीन, एंजाइम अर्थ, और प्रोटीन बनने के लिए कौन सा बॉन्ड? इसका मतलब पेप्टाइड बॉन्ड पहले बन चुका था। अब क्वेश्चन मार्क है, पेप्टाइड बॉन्ड किसने बनाया? किसने बनाया? इसका मतलब अर्थ पर सबसे पहले कौन आया? आरआरएनए ने क्या बनाया? पेप्टाइड बॉन्ड के कारण क्या बनी? प्रोटीन ने क्या काम किया? इतना काम होने के बाद लाइफ स्टार्ट हुई। इतना काम होने के बाद फिर असेंबली शुरू हुई, जिसके कारण सेल बनी। मतलब सेल के बनने से पहले, सेल के बनने से ये बन चुके थे। सेल के बनने से पहले ये। अब अगला फंडा, इन दोनों का बनना पॉलीमराइजेशन है, और पॉलीमराइजेशन में हमेशा एनर्जी की जरूरत। तो ये एनर्जी के लिए सेल पे डिपेंड। जो आ रहा था वो अपनी एनर्जी खुद ला रहा था, जो आ रहा था वो एनर्जी। सेल तो बहुत बाद में, ये सेल के बनने से पहले ये सारा काम हो चुका था। सेल के बनने से पहले ये सारा काम। अभी हमारा पहला स्टेटमेंट आया, मोस्ट प्रिमिटिव स्ट्रक्चरल एंड, यहां तक क्लियर? अब राइबोसोम ने प्रोटीन बना दी। क्या प्रोटीन बनाने के बाद राइबोसोम रहेगा या खत्म हो जाएगा? रहेगा। आरआरएनए रहेगा, खत्म हो जाएगा? तो मोस्ट स्टेबल या लीस्ट स्टेबल? एमआरएनए रहेगा या टूट जाएगा? एमआरएनए टूट जाएगा, बट आरआरएनए, तो बोलो हु इज द मोस्ट स्टेबल? लीस्ट स्टेबल? मोस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल। और सभी आरएनए में सबसे ज्यादा कौन है? अब शुरू से बोलेंगे पॉइंट, अपनी कॉपी पढ़े। पहला पॉइंट बोलो, अगला पॉइंट पढ़ो, अगला पॉइंट पढ़ो, बस। कोई डाउट? अगला पॉइंट पढ़ो। कोई डाउट? अगला पढ़ो। कोई डाउट? अगला पढ़ो। केवल स्ट्रक्चरल है, केवल एंजाइमेटिक है, दोनों ही है? अगली लाइन पढ़ो। आरआरएनए द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ, आगे की लाइन और है अभी। राइबोसोम में एक तरह का आरआरएनए, कई तरह के? क्या हर एक का एक यूनिक फंक्शन है? अगला पॉइंट पढ़ो। आरआरएनए आल्सो वर्क एज ए सच एंजाइम आर कॉल्ड दैट वाज द टू बी अपीयर ऑन अर्थ, टू बी अपीयर ऑन। इज इट क्लियर? आई बस समझ में? तो यहां आरआरएनए को 3 काम करने पड़ रहे। कितने काम करने पड़े? तुम बोलो। पहला काम एमआरएनए को जोड़ना, दूसरा काम, और तीसरा काम। वेरी गुड। पहला काम, दूसरा काम, और तीसरा काम। अब मेरे को इसके सिंथेसिस की तरफ आना है। किसकी तरफ आना है? ले लें 5 मिनट और? चलिए, अब मैं सिंथेसिस, वो कहां गया? तू क्या कर रहा है इसका बे? अच्छा, ये हमारी यूकैरियोटिक सेल है। हाँ बच्चों, कौन है? सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। कौन है? और न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस है। कौन है? ये क्या हुई? सेल के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर। वेरी गुड। कोई डाउट?
पक्का? ये जो न्यूक्लियोलस होता है, ये जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस में क्या बनेगा? न्यूक्लियोलस में बनेगा 18, 5.8 एंड 28। हाँ बच्चों, क्या बना? तो ये तीनों क्या है? इंट्रा न्यूक्लियोलर या एक्स्ट्रा न्यूक्लियोलर? पीयूष ने कराया सारा। ये तो न्यूक्लियोलस के जो 5s है, ये है 5s न्यूक्लियोलस के अंदर या बाहर, और न्यूक्लियस के, न्यूक्लियोलस के, न्यूक्लियस के, तो ये न्यूक्लियोलस के अंदर पहुंच गया, बना अंदर या बाहर? अंदर पहुंच गया। अब इसने क्या बनाया? स्मॉल सब यूनिट। क्या बनाया? और इन तीनों ने मिलकर ये कौन सी सब यूनिट है? क्लियर? चलिए, इसने क्या बनाया? और तीनों ने मिलकर स्मॉल और लार्ज अब निकलकर साइटोप्लाज्म में पहुंची। कहां पहुंची? जहां दोनों ने जुड़कर क्या बना लिया? और इस राइबोसोम से अब कौन आकर जुड़ा? और जब mRNA आकर जुड़ा तो क्या बनने लग गया? क्या बनने लग गया? तो बताओ बच्चों, प्रोटीन कहां बना? साइटोप्लाज्म। कहां बना? इज इट क्लियर? विदाउट एनी एक्सेप्शन, क्या मैं अब कह दूं कि प्रोटीन हमेशा राइबोसोम पर बनती है? राइबोसोम बनाने के लिए किसकी जरूरत है? और आरआरएनए क्या बनाता है? आरआरएनए कौन बनाएगा? आपकी एनसीईआरटी की लाइन अप्लाई होगी। तैयार हो सारे? ये और ये छोड़ेंगे। अगर सेल की प्रोटीन की डिमांड ज्यादा है, याद आ गया? हु इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। हु इज द राइबोसोम फैक्ट्री? न्यूक्लियोलस। प्रोटीन किस पे बनेगा? तो प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम बनाने के लिए क्या चाहिए? आरआरएनए कौन बना रहा है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, राइबोसोम फैक्ट्री। अब सेल की प्रोटीन डिमांड ज्यादा है, प्रोटीन डिमांड, लाइन याद आ गई? लार्ज एंड मोर न्यूक्लियोलाई, लार्ज एंड आर फाउंड इन दोज सेल एक्टिवली एंगेज इन प्रोटीन। अब ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस कौन बनाता है? एनओआर। कौन बनाता है? और ये एनओआर 13, 14, 15, 21। तो ये जो एनओआर है ना, ये एनओआर क्या बनाता है? 18, 5.8। इसका मतलब इनको बनाने वाला जीन तो इन क्रोमोसोम के पास है, तो 5 बनाने वाला जीन फर्स्ट के पास है। 5 बनाने वाला जीन, 5 बनाने वाला जीन। न्यूक्लियोलस कौन बनाएगा? एनओआर। एनओआर किसके पास है? 13, 14, 15, 21। एग्जैक्टली। न्यूक्लियोलस में कौन कौन सा बन रहा है? 18, 5.8 है। तो इनको बनाने वाला जीन इनके पास है, तो फिर 5 को बनाने वाला जीन फर्स्ट के पास है। 5 को बनाने वाला जीन, तो 5 क्या हुआ? इंट्रा न्यूक्लियोलर या एक्स्ट्रा न्यूक्लियोलर? एक्स्ट्रा बट इंट्रा न्यूक्लियर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियोलर बट, अगली लाइन, इन यूकैरियोट, इन यूकैरियोट rRNA is synthesized in nucleolus. In eukaryote, rRNA is synthesized in nucleolus. In eukaryote, rRNA is synthesized in nucleolus. Except 5s. Except 5s.
इज इट क्लियर? नेक्स्ट 5s लिख बेटा, SS नहीं, 5। तू क्या लिख रहा है? अमरे सदाशिव अमरापुरकर। नेक्स्ट लाइन 5s, 5s is extra nucleolar, 5s is extra nucleolar but intranuclear, 5s is extra nucleolar but intranuclear। हाँ बच्चों, न्यूक्लियोलस के बाहर या अंदर, बट न्यूक्लियस के, ये किसकी कहानी है? प्रो की, यू की? प्रो में तो जरूरत ही नहीं है ना, सारा गेम साइटोप्लाज्म में है, सारा गेम। तो क्यों लिख के कंफ्यूज हो? प्रो में तो सारा गेम साइटोप्लाज्म में है। रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म, ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म, ट्रांसलेशन। कंपार्टमेंट किसके पास है? यूकैरियोट के पास है। प्रो के पास कोई कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट सभी फंक्शन। फंक्शन, पहला फंक्शन, बाइंडिंग ऑफ mRNA एंड tRNA with ribosome, binding of mRNA and tRNA with ribosome। ओके हाँ बच्चों, mRNA को किससे जोड़ेगा? स्मॉल से या लार्ज से? tRNA को देख लो, mRNA को स्मॉल, ये बेटा स्मॉल टी आएगा। क्या करते हो? अरे यहां पर आपके स्मॉल टी कैपिटल टी के सेंस बदल जाएंगे। डन? कैपिटल सी स्मॉल सी के सेंस बदल जाएंगे। ये स्मॉल टी है, समझ गए? हाँ, जैसे RNA मतलब राइबोसोमल RNA, हम लिखेंगे RDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या है? स्मॉल सी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। एक लिखेंगे कि सी डीएनए, ये डीएनए की फॉर्म है ABCD, ए बी, ध्यान रखो अल्फाबेट का, यहां चीजें बहुत बदलेंगी, समझ गए? अब आपको लिखेंगे टी डीएनए, ट्रांसफर डीएनए, एग्रोबैक्टीरियम वाला, ठीक है? अल्फाबेट का ध्यान रखो। ओके, लिख लिया। दूसरा फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। हाँ बच्चों, एक बात बताओ, प्रोटीन सिंथेसिस की एक हल्की सी इमेज पता लगे तो आरएनए के अंदर हमें सारा डिटेल देखना है, तब जाके हमें समझ में आएगा प्रोटीन बनता कैसे। इज इट क्लियर? ये जरूरी नहीं है, ये तो हर बार बनेगा लगभग, जब तक प्रोटीन नहीं बन जाता हर बार ये डायग्राम आता रहेगा। ये आपकी चॉइस है, पीयूष ने बनवाया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बनवाया हुआ छोड़ देंगे। ये जरूरी है, समझ गए? क्योंकि इसमें हमारा ट्रांसलेशन का फंक्शनिंग पार्ट है। ट्रांसलेशन का 16/5/23, 18/5/28 है ना। अब आपकी चॉइस है।